अध्याय 26 गुफा। हैरी को नमक की गंध आ रही थी और लहरों के टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी। हल्की ठंडी हवा उसके बाल बिखरा रही थी और वो चांदनी से रोशन समुद्र तथा सितारों से भरे आसमान को देख रहा था। वो अंधेरे में डूबी ऊंची चट्टानों के ऊपर खड़ा था और उसके नीचे पानी का झाग हिलोरें मार रहा था। उसने मुड़कर देखा। पीछे एक बहुत बड़ी चट्टान थी जो बिल्कुल सीधी सपाट थी। पास की कुछ बड़ी चट्टानें, जिनमें से एक पर हैरी और डंबलडोर खड़े थे, ऐसी लग रही थीं जैसे वे अतीत में किसी समय उस विशाल चट्टान से टूटी हों। ये बड़ा भयंकर दृश्य था। समुद्र और चट्टान के आसपास पेड़ पौधे, घास या रेत नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है? डंबलडोर ने पूछा। वे हैरी से जैसे उसकी राय पूछ रहे हों कि ये जगह पिकनिक मनाने के लिए अच्छी है या नहीं। वे अनाथालय के बच्चों को पिकनिक मनाने के लिए यहाँ लाए थे? हैरी ने पूछा, जो इस बात की कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आ सकता है। निश्चित रूप से यहाँ पर तो नहीं, डंबलडोर ने कहा। हमारे पीछे की चट्टानों से थोड़ी दूरी पर एक तरह का गांव है। मुझे लगता है कि अनाथों को समुद्र की थोड़ी हवा खिलाने और उठती गिरती लहरें दिखाने के लिए वहां ले जाया गया होगा। मेरे ख्याल से सिर्फ टॉम रिडल और उसके शिकार ही इस जगह पर आए होंगे। मुझे लगता है कोई मगलू इस चट्टान पर नहीं पहुंच सकता जब तक कि वो असाधारण पर्वतारोही ना हो। नावें चट्टान तक इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि इसके आसपास की लहरें बहुत खतरनाक हैं। मैं कल्पना ही कर सकता हूं कि रिडल कैसे नीचे उतरा होगा। उसे रस्सियों से कहीं ज्यादा मदद जादू से मिली होगी और वो अपने साथ दोनों छोटे बच्चों को भी संभवतः सताने के लिए लाया होगा। मुझे लगता है कि यहां तक आते ही वे डर गए होंगे, है ना? हैरी ने दोबारा चट्टान को देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन उसका और हमारा वास्तविक गंतव्य स्थल थोड़ा आगे है। चलो। डंबलडोर ने चट्टान के बिल्कुल किनारे की तरफ इशारा किया, जहां कुछ आले जैसे गड्ढे बने थे, जिन पर पैर रखकर शिलाखंडों से नीचे उतरा जा सकता था। ये शिलाखंड पानी में आधे डूबे हुए थे और चट्टान के ज्यादा करीब थे। ये एक खतरनाक ढलान थी। डंबलडोर को अपने खराब हाथ के कारण थोड़ी परेशानी महसूस हो रही थी, इसलिए वे धीरे धीरे उतरे। निचली चट्टानें समुद्र के पानी के कारण फिसलन भरी थीं। हैरी को अपने चेहरे पर नमक की ठंडी फुहारें पड़ती महसूस हुईं। चट्टान के सबसे करीब वाले शिलाखंड तक पहुंचकर डंबलडोर बोले, प्रकाशित भव। सुनहरी रोशनी के हजारों प्रतिबिंब कुछ फुट नीचे पानी की काली सतह पर चमकने लगे। जहां ये शिलाखंड पड़ा था, उसके पास वाली चट्टान की काली दीवार भी चमकने लगी। तुमने देखा? डंबलडोर ने धीरे से कहा और अपनी छड़ी को थोड़ा ऊंचा उठाया। हैरी को चट्टान में एक दरार दिख गई जिसमें पानी घुमड़ रहा था। तुम्हें थोड़े गीले होने में तो कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, हैरी ने कहा। तो फिर अपना अदृश्य चोगा उतार लो। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो छलांग लगाते हैं। और अचानक किसी युवक जितनी फुर्ती से डंबलडोर शिलाखंड से फिसले और समुद्र में पहुंचकर तैरने लगे। वे चट्टान की अंधेरी दरार की तरफ तैर रहे थे और उनकी प्रकाशित छड़ी दांतों में दबी हुई थी। हैरी ने अपना चोगा उतार कर जेब में रख लिया और उनके पीछे पीछे तैरने लगा। पानी बर्फीला था। पानी से लथपथ कपड़े हैरी के चारों तरफ फैलकर उसे नीचे खींचने लगे। उसने गहरी सांसें लीं, जिससे उसके नथुनों में नमक और शैवाल की बदबू भर गई। वो उस चमकती सिकुड़ती रोशनी की तरफ जा रहा था जो अब चट्टान में ज्यादा अंदर जाती जा रही थी। दरार जल्दी ही एक अंधेरी सुरंग में खुली। हैरी जानता था कि ज्वार आने पर यहां पानी भर जाता होगा। चिपचिपी दीवारें मुश्किल से 3 फुट दूर होंगी और वे डंबलडोर की छड़ी की हिलती रोशनी में गीले डामर की तरह चमक रही थीं। थोड़ी अंदर जाकर गलियारा बाईं तरफ घूम गया। हैरी ने देखा कि वो गलियारा चट्टान में अंदर तक गया है। वो लगातार डंबलडोर के पीछे पीछे तैरता रहा, जबकि उसकी सुन्न उंगलियां खुरदुरी गीली चट्टान से टकराती रहीं। फिर उसने देखा कि आगे डंबलडोर पानी में से बाहर निकल रहे थे। उनके चांदी जैसे बाल और गहरे रंग के दुशाले चमक रहे थे। जब हैरी भी उस जगह पर पहुंचा तो उसे सीढ़ियां मिली जो एक बड़ी गुफा तक जा रही थीं। वो उन सीढ़ियों पर चढ़ा। पानी उसके गीले कपड़ों से बह रहा था और वो ठहरी हुई सी ठंडी हवा में कांपता हुआ बाहर निकला। डंबलडोर गुफा के बीचों बीच खड़े थे। उनकी छड़ी उठी हुई थी और वे उसे धीरे धीरे घुमाकर दीवारों तथा छत की जांच कर रहे थे। हाँ, यही वो जगह है। आपको कैसे मालूम? हैरी ने फुसफुसा कर पूछा। यहां जादू हो चुका है, डंबलडोर ने कहा।
हैरी को पता नहीं था कि उसे जो कपकपी आ रही थी वो ठंड के कारण थी या फिर जादू की उपस्थिति के कारण। वो देखता रहा जब डंबलडोर उसी जगह पर घूमे। वे स्पष्ट रूप से ऐसी बातों पर ध्यान एकाग्र कर रहे थे जिन्हें हैरी नहीं देख सकता था। ये प्रवेश द्वार है, डंबलडोर ने एक दो पल बाद कहा। हमें अंदर वाली जगह तक पहुंचना होगा। अध्याय 26 गुफा। अब प्रकृति की नहीं बल्कि लॉर्ड वोल्डेमार्ट की बाधाएं हमारा रास्ता रुकेंगी। डंबलडोर गुफा की दीवार के पास पहुंचे और अपनी काली हो चुकी उंगलियों के पोर दीवार पर फेरे। उन्होंने एक अजीब भाषा में कुछ शब्द बुदबुदाए जिन्हें हैरी नहीं समझ पाया। 2 बार डंबलडोर ने गुफा में चारों तरफ चक्कर लगाया और खुरदुरी चट्टान को जितना ज्यादा छू सकते थे छुआ। वे बीच बीच में ठहर जाते थे और किसी खास जगह पर आगे पीछे अपनी उंगलियां फेरते थे, जब तक कि आखिरकार वे रुक नहीं गए। उनका हाथ दीवार पर सीधा रखा था। ये रहा, उन्होंने कहा। हम यहां से अंदर चलेंगे। प्रवेश द्वार छिपा हुआ है। हैरी ने यह नहीं पूछा कि यह बात डंबलडोर को कैसे पता है। उसने कभी किसी जादूगर को इस तरह काम करते नहीं देखा था, सिर्फ देखने और छूने से। लेकिन हैरी काफी पहले जान चुका था कि धमाके और विस्फोट विशेषज्ञों के बजाय नौसिखियों की निशानी होते हैं। डंबलडोर गुफा की दीवार से थोड़ा पीछे हटे और अपनी छड़ी चट्टान की तरफ की। एक पल के लिए वहां एक मेहराबदार आकृति उभरी और सफेद चमकने लगी, जैसे दरार के पीछे तेज रोशनी हो। आपने दरवाजा खोल दिया, हैरी ने दांत किटकिटाते हुए कहा, लेकिन शब्द उसके होठों से बाहर निकल पाए इससे पहले ही दरार बंद हो गई। चट्टान अब पहले की तरह ही ठोस हो गई थी। डंबलडोर ने मुड़कर देखा। हैरी, मुझे अफसोस है, मैं भूल गया था। ये कहते हुए उन्होंने अपनी छड़ी हैरी की तरफ की। हैरी के कपड़े फौरन गर्म होकर इस तरह सूख गए जैसे वे धधकती हुई आग के सामने। धन्यवाद, हैरी ने कहा, लेकिन डंबलडोर तब तक अपना ध्यान दोबारा गुफा की ठोस दीवार पर केंद्रित कर चुके थे। उन्होंने जादू करने की और कोशिश नहीं की, बल्कि उसकी तरफ एकाग्रता से घूरते रहे, जैसे उस पर कोई बहुत ही दिलचस्प चीज लिखी हो। हैरी बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। वो डंबलडोर की एकाग्रता भंग नहीं करना चाहता था। फिर 2 मिनट बाद डंबलडोर ने कहा, ओह नहीं, इतना बचकाना। क्या हुआ प्रोफेसर? डंबलडोर ने अपना सही सलामत हाथ दुशाले के भीतर डालकर चांदी का एक छोटा चाकू बाहर निकाला, जिस तरह के चाकू से हैरी काढ़ों की सामग्री काटता था। फिर डंबलडोर बोले, मुझे लगता है कि हमें गुजरने की कीमत चुकानी होगी। कीमत? हैरी ने कहा, हमें दरवाजे को कुछ देना होगा। हाँ, डंबलडोर ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो खून। खून? मैंने कहा ना, ये बचकाना है, डंबलडोर ने कहा। जिनकी आवाज में हिकारत छलक रही थी, वे निराश लग रहे थे, जैसे वोल्डेमार्ट उनकी उम्मीदों से कहीं कम उतरा हो। मुझे यकीन है कि इसके पीछे वो विचार है कि अंदर घुसने से पहले दुश्मन खुद को कमजोर कर ले। एक बार फिर लॉर्ड वोल्डेमार्ट ये बात नहीं समझ पाया कि शारीरिक चोट से कहीं ज्यादा भयंकर चीजें होती हैं। हाँ, लेकिन फिर भी अगर इससे बचा जा सकता हो, हैरी ने कहा, जो इतना ज्यादा दर्द झेल चुका था कि अब और दर्द झेलने के लिए उत्सुक नहीं था। बहरहाल कई बार इससे नहीं बचा जा सकता है, डंबलडोर ने कहा, और अपने दुशाले की आस्तीन को हल्का सा झटका देकर अपने घायल हाथ की बाह को खोल दिया। प्रोफेसर, हैरी ने प्रतिरोध किया और जल्दी से आगे आ गया। जब डंबलडोर ने अपना चाकू उठाया, ये काम मैं करूंगा, मैं। वो नहीं जानता था कि वो क्या कहे, ज्यादा युवा हूं या ज्यादा चुस्त हूं। लेकिन डंबलडोर बस मुस्कुरा दिए। चांदी की एक चमक हुई और लाल रंग की फुहार छूटी। चट्टान पर गहरे रंग की चमकती बूंदें दिखने लगीं। तुमने बहुत उदारता से मदद का प्रस्ताव रखा, हैरी, डंबलडोर ने कहा। वे अब अपनी छड़ी की नोक उस गहरे घाव पर फेर रहे थे जो उन्होंने अपनी बाह में किया था। घाव तत्काल ठीक हो गया, जिस तरह से स्नेप ने मेलफॉय के घावों को ठीक किया था। डंबलडोर आगे बोले, लेकिन तुम्हारा खून मेरे खून से ज्यादा कीमती है। ओह, इसे काम हो गया, है ना? एक बार फिर दीवार में मेहराबदार आकृति उभर आई और इस बार ये ओझल नहीं हुई। इसके भीतर की खून से सनी चट्टान गायब हो गई और एक खाली जगह छोड़ गई जहां गुप्त अंधेरा दिख रहा था। मुझे लगता है कि पहले मुझे जाना चाहिए, डंबलडोर ने कहा, और वे मेहराबदार रास्ते से अंदर चल दिए।
हैरी उनके पीछे चल रहा था और उसने अपनी छड़ी भी तेजी से जला ली थी। उनकी आंखों के सामने एक अजीब दृश्य था। वे एक बड़ी काली झील के किनारे पर खड़े थे। ये झील इतनी बड़ी थी कि हैरी को दूर वाला सिरा दिखाई नहीं दे रहा था। गुफा इतनी ऊंची थी कि छत भी नजर नहीं आ रही थी। झील के बीच धुंध भरी हरी रोशनी चमक रही थी। ये स्थिर पानी में प्रतिबिंबित हो रही थी। हरी चमक और 2 छड़ियों की रोशनियां ही मखमली कालेपन को तोड़ रही थीं। हालांकि उनकी किरणें उतनी दूर तक नहीं जा रही थीं जितनी हैरी को उम्मीद थी। यहां का अंधेरा सामान्य से ज्यादा घना लग रहा था। चलो चलते हैं, डंबलडोर ने धीरे से कहा। सावधान रहना, पानी में पैर न चला जाए, मेरे करीब ही रहना। वे झील के किनारे किनारे चलने लगे। हैरी डंबलडोर के ठीक पीछे चल रहा था। उनके कदमों की आहट पानी को घेरने वाली चट्टानों के सक्रिय किनारों पर गूंज रही थी। वे आगे चलते रहे, लेकिन दृश्य में कोई अंतर नहीं आया। उनके एक तरफ गुफा की खुरदुरी दीवार थी और दूसरी तरफ चिकना कांच जैसा कालापन, जिसके ठीक बीच से रहस्यमयी हरी चमक आ रही थी। हैरी को ये जगह और खामोशी थोड़ी डरावनी लगी। उसने आखिरकार पूछा, प्रोफेसर, क्या आपको लगता है कि हॉर्क्रक्स यहीं है? ओ हाँ, डंबलडोर ने कहा। हाँ, मुझे यकीन है कि वो यहीं है। सवाल ये है कि हम उस तक कैसे पहुंचे? हैरी बोला। क्या हम आगमन सम्मोहन का प्रयोग नहीं कर सकते? उसे लग रहा था कि यह सुझाव मूर्खतापूर्ण था, लेकिन वो यहां से जल्दी बाहर निकलने के लिए उतावला था। निश्चित रूप से हम कर सकते हैं, डंबलडोर ने कहा और अचानक रुक गए, जिस वजह से हैरी उनसे टकराते टकराते बचा। तुम इसे करके क्यों नहीं देख लेते? मैं? ओह, ठीक है। हैरी को इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने अपना गला साफ किया और अपनी छड़ी उठाकर जोर से बोला, आगमनो हॉर्क्रक्स। विस्फोट जैसी आवाज के साथ कोई बहुत बड़ी और पीली चीज 20 फुट दूर काले पानी से बाहर निकली, लेकिन हैरी उसे ठीक से देख पाता इससे पहले ही वो धमाकेदार छपाक के साथ दोबारा पानी के भीतर चली गई, जिससे आईने जैसी सतह पर बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। हैरी सदमे में पीछे की तरफ उछला और दीवार से टकराया। जब वो डंबलडोर की तरफ मुड़ा, तब भी उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ओह, वो क्या था? मुझे लगता है कि अगर हम हॉर्क्रक्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वही चीज हम पर हमला करेगी। हैरी ने पानी की तरफ देखा। झील की सतह एक बार फिर काले कांच की तरह चमक रही थी। लहरें अस्वाभाविक तेजी से गायब हो गई थीं। बहरहाल हैरी का दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। आपको क्या लगता था कि क्या होगा, सर? मुझे लगता था कि अगर हम हॉर्क्रक्स पर कब्जा करने की कोई स्पष्ट कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। हैरी, ये बहुत बढ़िया विचार था। ये पता लगाने का ये सबसे आसान तरीका था कि हमारा सामना किससे है। हैरी ने पानी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि वे कौन सी चीज थी। तुम्हारा मतलब है वे कौन सी चीजें हैं? डंबलडोर ने कहा। मुझे नहीं लगता कि वहां सिर्फ एक ही चीज है। आगे चलें? प्रोफेसर? हाँ हैरी, क्या आपको लगता है कि हमें झील के पानी के अंदर जाना होगा? अंदर? सिर्फ तभी जब हम बहुत दुर्भाग्यशाली हों। आपको यह तो नहीं लगता कि हॉर्क्रक्स तलहटी में है? ओह नहीं, मुझे लगता है कि हॉर्क्रक्स बीच में है। और यह कहते हुए डंबलडोर ने झील के बीच की धुंध भरी हरी रोशनी की तरफ इशारा कर दिया। तो हमें उस तक पहुंचने के लिए झील को पार करना होगा? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। हैरी ने कुछ नहीं कहा। उसके विचारों में जल राक्षस, दैत्याकार सर्प राक्षस, केल्पीज और भूत आ गए। आहा, डंबलडोर ने कहा और वे अचानक रुक गए। इस बार हैरी सचमुच उनसे टकरा गया। एक पल के लिए वो काले पानी के किनारे पर लड़खड़ा गया और डंबलडोर का सही सलामत हाथ उसकी ऊपरी बाह पर कस गया। उन्होंने उसे दोबारा खींच लिया। माफ करना हैरी, मुझे चेतावनी दे देनी चाहिए थी।
पीछे हटकर दीवार से टिककर खड़े हो जाओ। मुझे लगता है कि मुझे जगह मिल गई है। हैरी को जरा भी पता नहीं था कि डंबलडोर का क्या मतलब था। काले किनारे का ये टुकड़ा भी बाकी जगह की तरह दिख रहा था, लेकिन लगता था डंबलडोर को इसके बारे में कोई खास चीज पता चल गई थी। इस बार वे अपना हाथ चट्टानी दीवार पर नहीं फेर रहे थे, बल्कि हवा में चला रहे थे, जैसे किसी अदृश्य चीज को खोजकर पकड़ना चाहते हों। ओहो! डंबलडोर ने कुछ सेकंड बाद खुश होकर कहा। उनका हाथ बीच हवा में किसी चीज पर कस गया था जिसे हैरी देख नहीं पाया। डंबलडोर पानी के करीब गए। हैरी ने घबराकर देखा जब डंबलडोर के बकल वाले जूतों की नोक चट्टान के बिल्कुल सिरे तक पहुंच गई। अपने हाथ को बीच हवा में जकड़े हुए डंबलडोर ने दूसरे हाथ से छड़ी उठाई और उसकी नोक से अपनी मुट्ठी ठोंक दी। तत्काल तांबे जैसे हरे रंग की एक मोटी जंजीर हवा से प्रकट हो गई, जो डंबलडोर के जकड़े हुए हाथ से पानी की गहराई तक जा रही थी। डंबलडोर ने जंजीर को ठोंका। वो उनकी मुट्ठी से सांप की तरह फिसलने लगी और छन्न की आवाज से जमीन पर कुंडली बनाने लगी। जंजीर की आवाज चट्टानी दीवारों से टकराकर तेजी से गूंज रही थी और काले पानी की गहराई से कोई चीज खींच रही थी। जब एक छोटी नाव सतह से निकल आई तो हैरी की आहा निकल गई। ये भी जंजीर की तरह हरी थी और बिना लहरें उठाए किनारे पर उस जगह की तरफ तैर रही थी जहां हैरी और डंबलडोर खड़े थे। आप कैसे जानते थे कि जंजीर यहां है? हैरी ने हैरानी से पूछा। जादू हमेशा निशान छोड़ जाता है, डंबलडोर ने कहा। जब नाव किनारे से हल्के से टकराई तो कई बार बहुत ही स्पष्ट निशान। मैंने टॉम रिडल को पढ़ाया है, मैं उसकी शैली जानता हूं। क्या वो नाव सुरक्षित है? ओह हां, मुझे तो ऐसा ही लगता है। वोल्डेमार्ट को झील पार करने के लिए किसी साधन की जरूरत थी, ताकि उसने इसके भीतर जो प्राणी छोड़े हैं उनका गुस्सा जगाए बिना वो वहां तक पहुंच सके। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता था उसे कभी अपने हॉर्क्रक्स तक पहुंचने या उसे हटाने की जरूरत महसूस हो। यानी अगर हम वोल्डेमार्ट की नाव में रहेंगे तो पानी में रखी चीजें हमें कुछ नहीं करेंगी। मुझे लगता है कि हमें इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि किसी समय उन्हें ये एहसास हो जाएगा कि हम लॉर्ड वोल्डेमार्ट नहीं हैं। बहरहाल अभी तक हमने अच्छी तरह काम किया है। उन्होंने हमें नाव निकालने की इजाजत दे दी है। लेकिन उन्होंने हमें इजाजत क्यों दे दी? हैरी ने पूछा, जो ये कल्पना कर रहा था कि जिस पल वे किनारे से दूर पहुंच जाएंगे अंधेरे पानी में से निकलते जंतु उन्हें पकड़ लेंगे। वोल्डेमार्ट को यह विश्वास होगा कि कोई बहुत बड़ा जादूगर ही नाव खोज सकता है, डंबलडोर ने कहा। मुझे लगता है कि वो ये जोखिम लेने को तैयार होगा। उसे इस बात की बहुत कम संभावना लगती होगी कि कोई इसे खोज लेगा। इसके अलावा वो जानता होगा कि उसने आगे कई और बाधाएं खड़ी की हैं जिन्हें सिर्फ वही पार कर सकता है। हम देखेंगे कि क्या उसका अंदाजा सही था। हैरी ने नाव की तरफ देखा। ये सचमुच बहुत छोटी थी। ऐसा लगता है कि ये दो लोगों के लिए नहीं बनी है। क्या ये हम दोनों को ले जा पाएगी? क्या हम दोनों का वजन ज्यादा होगा? डंबलडोर हंस दिए। वोल्डेमार्ट को वजन की परवाह नहीं होगी, बल्कि झील के पार जाने वाली जादुई शक्ति की मात्रा की परवाह होगी। मुझे लगता है कि इस नाव पर सम्मोहन किया होगा ताकि एक बार में एक ही जादूगर इसमें जा पाए। लेकिन तब तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें गिना जाएगा हैरी। तुम अब भी नाबालिग हो और पूर्ण जादूगर नहीं हो। वोल्डेमार्ट कभी 16 साल के लड़के के यहां पहुंचने की उम्मीद नहीं कर रहा होगा। मुझे यह संभव नहीं लगता है कि मेरी तुलना में तुम्हारी शक्तियां दर्ज हो पाएंगी। इन शब्दों से हैरी का मनोबल ज्यादा नहीं बढ़ा। शायद डंबलडोर ये बात समझ गए, क्योंकि उन्होंने आगे कहा, वोल्डेमार्ट की गलती हैरी, वोल्डेमार्ट की गलती। बूढ़े लोग मूर्ख होते हैं जब वे जवानी को नजरअंदाज कर देते हैं। अब इस बार पहले तुम जाओ। ध्यान रखना, पानी को मत छूना। डंबलडोर एक तरफ खड़े हो गए और हैरी सावधानी पूर्वक नाव में चढ़ गया। डंबलडोर भी चढ़ गए और जमीन पर जंजीर की कुंडली बना दी। वे अब एक साथ ठस चुके थे। हैरी आराम से नहीं बल्कि उखड़ू बैठा था। उसके घुटने नाव के कोनों के ऊपर थे। नाव तत्काल चलने लगी। नाव के पानी चीरने की हल्की आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं हो रही थी।
नाव उनकी मदद के बिना चल रही थी, जैसे कोई अदृश्य रस्सी उसे केंद्र की रोशनी की तरफ खींच रही हो। जल्द ही उन्हें गुफा की दीवारें दिखना बंद हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वे समुद्र में हों। अंतर सिर्फ इतना था कि एक भी लहर नहीं दिख रही थी। हैरी ने नीचे देखा और पाया कि उसकी छड़ी की रोशनी काले पानी पर सुनहरी चमक छोड़ रही थी। नाव कांच जैसी सतह पर गहरे निशान बना रही थी, जो काले शीशे की दरारों जैसे दिख रहे थे। और फिर हैरी ने सतह से कुछ इंच नीचे संगमरमर जैसी कोई सफेद चीज देख ली। प्रोफेसर, उसने कहा, और उसकी हैरान आवाज खामोश पानी के ऊपर जोर से गूंजने लगी। हैरी, मुझे लगता है कि मैंने पानी में एक हाथ देखा था, किसी इंसान का हाथ। हाँ, मुझे यकीन है कि तुमने देखा होगा, डंबलडोर ने शांति से कहा। हैरी ने नीचे पानी में घूरा और ओझल हो गए हाथ की तलाश की। उसके गले में मतली जैसी उठने लगी। तो वो चीज जो पानी में से बाहर उछली थी? लेकिन डंबलडोर के जवाब देने से पहले ही हैरी को अपना जवाब मिल गया। छड़ी की रोशनी पानी के आगे की सतह पर पड़ी और वहां हैरी को इस बार सतह से कुछ इंच नीचे एक लाश दिखी, जिसका सिर ऊपर की तरफ था। उसकी खुली आंखें इस तरह धुंध भरी थीं जैसे उनमें जाले लगे हों। उसके बाल और दुशाले धुएं की तरह उसके चारों तरफ घुमड़ रहे थे। यहां पर तो लाशें हैं, हैरी ने कहा, और उसकी आवाज सामान्य से ज्यादा ऊंची हो गई। ये उसकी आवाज लगी नहीं रही थी। हां, डंबलडोर ने कहा, लेकिन इस वक्त हमें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त? हैरी ने दोहराया और पानी पर से निगाह हटाकर डंबलडोर की तरफ देखा। तब तक नहीं जब तक वे हमारे नीचे शांति से सिर्फ तैर रही हैं, डंबलडोर ने कहा। हैरी, लाश से डरने की कोई जरूरत नहीं है, जिस तरह अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है। जाहिर है लॉर्ड वोल्डेमार्ट गुप्त रूप से दोनों से डरता है, इसलिए वो इस बात से सहमत नहीं है। लेकिन एक बार फिर इससे उसकी कम अक्ली का पता चलता है। अंधेरे और मौत को देखते समय हम अनजान चीजों से डरते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हैरी कुछ नहीं बोला। वो बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे ये विचार भयंकर लगा कि उनके चारों तरफ पानी के नीचे लाशें तैर रही थीं। उसे तो यकीन भी नहीं था कि वे खतरनाक नहीं थीं, लेकिन उनमें से एक उछली थी। उसने अपनी आवाज डंबलडोर जितनी शांत और स्थिर रखने की कोशिश करते हुए कहा, जब मैंने हॉर्क्रक्स को बुलाने की कोशिश की थी, तो क्या झील में से लाश उछली थी? हां, डंबलडोर ने कहा। मुझे यकीन है कि जब हम हॉर्क्रक्स उठा लेंगे तो वे इतनी शांत नहीं रहेंगी। बहरहाल ठंड और अंधेरे में रहने वाले कई प्राणियों की तरह ही वे भी रोशनी और गर्मी से डरती हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम रोशनी और गर्मी को अपनी सहायता के लिए बुला लेंगे, आग जला लेंगे। हैरी को चकराते देखकर डंबलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, ठीक है, हैरी ने तुरंत कहा। उसने अपना सिर उस हरी रोशनी की तरफ देखने के लिए घुमाया जिसकी तरफ नाव अब भी लगातार चल रही थी। अब वो ये नाटक नहीं कर सकता था कि उसे डर नहीं लग रहा था। बड़ी काली झील जिसमें लाशें भरी थीं। ये कई घंटों पहले की बात लग रही थी, जब वो प्रोफेसर ट्रेलौनी से मिला था, जब उसने रॉन और हरमाइनी को खुशकिस्मती काढ़ा दिया था। अचानक वो सोचने लगा कि काश उसने उनसे ज्यादा अच्छी तरह से विदा ली होती, और वो जिनी को तो देख भी नहीं पाया था। लगभग पहुंच ही गए, डंबलडोर ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। निश्चित रूप से अब हरी रोशनी ज्यादा बड़ी होती जा रही थी। कुछ मिनटों के भीतर नाव रुक गई तथा धीरे से किसी चीज से टकराई, जिसे हैरी पहले तो नहीं देख पाया, लेकिन जब उसने अपनी प्रकाशित छड़ी उठाई तो देखा कि वे झील के बीच में चिकनी चट्टान वाले छोटे टापू पर पहुंच चुके थे। जब हैरी नाव से उतरने लगा तो डंबलडोर ने एक बार फिर कहा, ध्यान रखना, पानी को मत छूना। टापू डंबलडोर के ऑफिस से ज्यादा बड़ा नहीं था। ये समतल काले पत्थर का बड़ा टुकड़ा था जिस पर कुछ नहीं था, लेकिन वहां से हरी रोशनी निकल रही थी जो पास से ज्यादा चमकीली दिख रही थी। हैरी ने उसकी तरफ घूरा। पहले तो उसने सोचा कि ये किसी तरह की लालटेन होगी, लेकिन फिर उसने देखा कि रोशनी स्मृति पात्र जैसे किसी पत्थर के पात्र से निकल रही थी जो एक चौकी के ऊपर रखा हुआ था। डंबलडोर पात्र के पास जाने लगे और हैरी पीछे पीछे चल दिया। पास जाकर उन्होंने उसमें देखा, पात्र में हरा द्रव भरा था जिसमें से चमकदार रोशनी निकल रही थी। ये क्या है?
हैरी ने धीरे से पूछा। डंबलडोर ने कहा, मुझे नहीं मालूम। बहरहाल ये खून और लाशों से ज्यादा चिंताजनक है। डंबलडोर ने अपने काले हो चुके हाथ के ऊपर से दुशाले की आस्तीन पीछे सरकाई और अपनी जली हुई उंगलियों के पोर काढ़े की सतह की तरफ बढ़ाए। सर, छूना मत। मैं छू भी नहीं सकता हूं, डंबलडोर ने कहा और हल्के से मुस्कुराए। देखा, मैं इससे ज्यादा करीब नहीं पहुंच सकता। तुम कोशिश करके देखो। हैरी ने घूरते हुए अपना हाथ पात्र में डाला और काढ़े को छूने की कोशिश की। उसके हाथ के सामने एक अदृश्य दीवार आ गई, जिसने उसे 1 इंच दूर रोक दिया। उसने पूरा जोर लगाया, लेकिन उसकी उंगलियों को ठोस और कठोर हवा के सिवा कुछ नहीं मिला। हैरी, रास्ते से हट जाओ, डंबलडोर ने कहा। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और काढ़े की सतह के ऊपर जटिल गतिविधियां की। वे बिना आवाज किए बुदबुदाते रहे। कुछ भी नहीं हुआ, बस शायद काढ़े से ज्यादा तेज चमक आने लगी। डंबलडोर के काम करते समय हैरी खामोश बना रहा, लेकिन कुछ समय बाद डंबलडोर ने अपनी छड़ी हटा ली और हैरी को लगा कि अब बात की जा सकती है। सर, आपको लगता है कि हॉर्क्रक्स इसके अंदर है? ओह हां, डंबलडोर ने पात्र में और करीब से झांका। हैरी ने देखा कि हरे काढ़े की चमकीली सतह पर उनका चेहरा प्रतिबिंबित हो रहा था, लेकिन इस तक पहुंचा कैसे जाए? इस काढ़े को हाथ से छुआ नहीं जा सकता, इसे अलग नहीं किया जा सकता, इसे गायब नहीं किया जा सकता, इस पर सम्मोहन नहीं किया जा सकता, इसे रूपांतरित नहीं किया जा सकता, इसकी प्रकृति में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लगभग बेख्याली में डंबलडोर ने अपनी छड़ी दोबारा उठाई, उसे एक बार हवा में घुमाया और फिर कांच के एक गिलास को पकड़ लिया जिसे उन्होंने हवा से उत्पन्न किया था। मैं सिर्फ इसी नतीजे पर पहुंच सकता हूं कि इस काढ़े को पिया जाना है। क्या? हैरी ने कहा। नहीं। हां, मुझे ऐसा ही लगता है। सिर्फ इसे पीकर ही मैं पात्र खाली कर सकता हूं और देख सकता हूं कि इसके नीचे क्या है। लेकिन अगर ये आपकी जान ले ले? ओह, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, डंबलडोर ने आसानी से कहा। लॉर्ड वोल्डेमार्ट इस टापू तक पहुंचने वाले व्यक्ति को मारना नहीं चाहेगा। हैरी को इस पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या डंबलडोर हर बात में अच्छाई देखने के मामले में पागलपन की हद तक पहुंच चुके थे? सर, हैरी ने अपनी आवाज को तर्कपूर्ण रखने की कोशिश करते हुए कहा। सर, हम लोग वोल्डेमार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे अफसोस है हैरी, मुझे यह कहना चाहिए था कि वो इस टापू पर पहुंचने वाली व्यक्ति को तत्काल नहीं मारना चाहेगा। डंबलडोर ने अपनी बात सुधारते हुए कहा। वो उसे इतने समय तक जिंदा रखेगा ताकि ये पता लगा सके कि वो उसकी सुरक्षा को भेदने में कैसे सफल हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो पात्र को खाली करने के लिए कृतसंकल्प क्यों था। ये मत भूलो कि लॉर्ड वोल्डेमार्ट मानता है कि सिर्फ उसी को उसके होर्क्रक्सों की जानकारी है। हैरी दोबारा बोलने को हुआ, लेकिन इस बार डंबलडोर ने अपना हाथ उठाकर उसे खामोश कर दिया और हरे द्रव की तरह त्योरियां चढ़ाकर देखा। यह स्पष्ट था कि वे बड़े ध्यान से कुछ सोच रहे थे। उन्होंने आखिरकार कहा, बेशक ये काढ़ा इस तरह से काम करेगा जिससे मैं हॉर्क्रक्स तक ना पहुंच पाऊं। हो सकता है इससे मुझे लकवा मार जाए, मैं भूल जाऊं कि मैं यहां पर किस लिए आया हूं। इससे इतने ज्यादा दर्द होने लगे कि मेरा ध्यान भटक जाए या मैं किसी और तरीके से अक्षम हो जाऊं। हैरी, चूंकि ऐसी परिस्थिति आ सकती है, इसलिए यह सुनिश्चित करना तुम्हारा काम रहेगा कि मैं लगातार पीता रहूं, भले ही तुम्हें काढ़े को मेरे मुंह में जबरदस्ती डालना पड़े। तुम समझ गए? उनकी आंखें पात्र के ऊपर मिली। दोनों के पीले चेहरों पर अजीब सी हरी रोशनी थी। हैरी कुछ नहीं बोला। क्या उसे इसीलिए साथ लाया गया था ताकि वो डंबलडोर को जबरदस्ती एक ऐसा काढ़ा पिला सके जिससे उन्हें असहनीय दर्द हो सकता है? तुम्हें याद है, डंबलडोर ने कहा, मैं तुम्हें किस शर्त पर अपने साथ लाया हूं? हैरी झिझका। फिर उसने उन नीली आंखों में देखा जो पात्र की रोशनी के कारण हरी हो गई थीं। लेकिन अगर तुमने कसम खाई थी, है ना, कि मैं तुम्हें जो आदेश दूंगा तुम उसका पालन करोगे? हाँ, लेकिन
मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि खतरा हो सकता है ना? हाँ, हैरी बोला, लेकिन अच्छा। तो डंबलडोर ने अपनी आस्तीन एक बार फिर हिलाते हुए और खाली गिलास उठाते हुए कहा, तो मैं तुम्हें आदेश देता हूं। हैरी ने हताशा में पूछा, आपके बजाय मैं काढ़ा क्यों नहीं पी सकता? क्योंकि मैं ज्यादा बूढ़ा, ज्यादा चतुर और कम मूल्यवान हूं, डंबलडोर ने कहा। आखिरी बार पूछ रहा हूं हैरी, क्या तुम ये वादा करते हो कि तुम मुझे इसे पिलाते रहने की पूरी कोशिश करोगे? क्या तुम वादा करते हो? लेकिन वादा करो हैरी। मैं ठीक है, लेकिन इससे पहले कि हैरी आगे कोई विरोध कर पाए, डंबलडोर ने कांच का गिलास काढ़े में डुबा दिया। एक पल के लिए हैरी ने आशा की कि वे गिलास से काढ़े को नहीं छू पाएंगे, लेकिन कांच का गिलास सतह के नीचे चला गया, जिस तरह कोई चीज नहीं जा पाई थी। जब गिलास पूरी तरह भर गया तो डंबलडोर ने उसे अपने मुंह से लगा लिया। तुम्हारी सेहत के नाम पर हैरी। उन्होंने पूरा गिलास खाली कर दिया। हैरी ने दहशत से देखा कि उसके हाथ पात्र की किनारी को इतना कसकर पकड़े हुए थे कि उसकी उंगलियां सुन्न हो गई थीं। प्रोफेसर, उसने चिंता के साथ पूछा। जब डंबलडोर ने खाली गिलास को नीचे किया, आपको कैसा लग रहा है? डंबलडोर ने अपना सिर हिलाया। उनकी आंखें बंद थीं। हैरी ने सोचा कि क्या उन्हें पीड़ा हो रही होगी। डंबलडोर ने आंखें बंद किए हुए ही गिलास को दोबारा पात्र में डाला, उसे भरा और एक बार फिर पी लिया। खामोशी में डंबलडोर ने काढ़े के 3 और गिलास पी लिए। फिर चौथे गिलास को पीते समय वे लड़खड़ाए और पात्र की तरफ आगे गिर गए। उनकी आंखें अब भी बंद थीं और सांस भारी थी। प्रोफेसर डंबलडोर, हैरी ने तनाव भरी आवाज में कहा, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? डंबलडोर ने जवाब नहीं दिया। उनका चेहरा इस तरह फड़क रहा था जैसे वे गहरी नींद में बहुत भयंकर सपना देख रहे हों। गिलास पर उनकी पकड़ ढीली हो रही थी। काढ़ा उसमें से छलकने ही वाला था। हैरी आगे की तरफ बढ़ा और उसने कांच के गिलास को पकड़कर स्थिर रखा। प्रोफेसर, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? उसने जोर से दोहराया और उसकी आवाज गुफा में गूंजने लगी। डंबलडोर हाँफे और फिर ऐसी आवाज में बोले जिसे हैरी पहचान नहीं पाया, क्योंकि उसने कभी डंबलडोर को इतना डरा हुआ नहीं देखा था। मैं इसे नहीं पीना चाहता, मुझे ये मत पिलाओ। हैरी ने उस सफेद चेहरे को देखा जिसे वो बहुत अच्छी तरह जानता था। उसने उनकी मुड़ी हुई नाक और आधे चांद के आकार के चश्मे को देखा। वो नहीं जानता था कि क्या करे। नहीं चाहता, रोकना चाहता हूं, डंबलडोर ने कराहते हुए कहा। आप रुक नहीं सकते प्रोफेसर, हैरी ने कहा। आपको पीते रहना है, याद है आपने मुझसे कहा था कि आपको पीते रहना है। ये लीजिए। खुद से नफरत करते हुए और वो जो कर रहा था उससे बुरी तरह चिढ़ते हुए हैरी ने उस गिलास को जबरदस्ती डंबलडोर के मुंह से लगाया और उसे झुका दिया, जिससे डंबलडोर ने अंदर के बाकी बचे काढ़े को भी पी लिया। नहीं, वे कराहे जब हैरी ने गिलास को पात्र में डाला और उसे दोबारा भरा। मैं नहीं चाहता हूं, मुझे छोड़ दो। ठीक है प्रोफेसर, हैरी ने कहा और उसका हाथ कांप रहा था। सब ठीक है, मैं यहां हूं। इसे बंद करो, डंबलडोर कराहे। हाँ, इससे यह बंद हो जाएगा, हैरी ने झूठ बोल दिया। उसने ग्लास के द्रव को डंबलडोर के खुले मुंह में डाल दिया। डंबलडोर चीख उठे। उनकी चीख काले पानी के ऊपर विशाल गुफा में आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। नहीं, 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 मैं नहीं कर सकता, मुझसे ये मत करवाओ, मैं नहीं करना चाहता। सब ठीक है प्रोफेसर, सब ठीक है, हैरी ने जोर से कहा। उसके हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि वो काढ़े के छठे ग्लास को मुश्किल से भर पाया। अब पात्र आधा खाली हो चुका था। आपको कुछ नहीं हो रहा है, आप सुरक्षित हैं। ये सब सच नहीं है, मैं कसम खाता हूं कि ये सब सच नहीं है। इसे ले लीजिए। और आज्ञा मानते हुए डंबलडोर ने पी लिया।
जैसे हैरी उन्हें विषहर काढ़ा दे रहा हो। लेकिन प्याले को खाली करने के बाद वे अपने घुटनों पर बैठ गए और बुरी तरह कांपने लगे। ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती है, उन्होंने सुबकते हुए कहा। मेहरबानी करके इसे रोक दो, मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया था। ओह, मेहरबानी करके इसे रोक दो, मैं दोबारा कभी ये कोशिश नहीं। इससे ये रुक जाएगा प्रोफेसर, हैरी ने कहा और टूटती आवाज के साथ उसने डंबलडोर के मुंह में काढ़े का 7वां गिलास उलट दिया। डंबलडोर इस तरह छटपटाने लगे जैसे अदृश्य यातना झेल रहे हों। उनके लहराते हाथ ने हैरी के कांपते हाथों से दोबारा भरे हुए गिलास को लगभग गिरा दिया। जब वे कराहे, उन्हें कष्ट मत दो, उन्हें कष्ट मत दो, ये मेरी गलती है, इसके बजाय मुझे कष्ट दो। ये लीजिए, पी लीजिए, ये पी लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हैरी ने हताशा में कहा और एक बार फिर डंबलडोर ने उसकी आज्ञा मानकर अपना मुंह खोल लिया। हालांकि उनकी आंखें कसकर बंद थी और वे सिर से पैर तक कांप रहे थे। और अब वे आगे की तरफ गिर गए, दोबारा चीखने लगे और जमीन पर मुक्के मारने लगे, जबकि हैरी ने 9वां गिलास भरा। मेहरबानी करके, मेहरबानी करके, मेहरबानी करके, नहीं, वो नहीं, वो नहीं, मैं कुछ भी कर लूंगा, बस इसे पी लीजिए प्रोफेसर, बस इसे पी लीजिए। डंबलडोर ने किसी ऐसे बच्चे की तरह उसे पी लिया जो प्यास से मरा जा रहा हो। लेकिन जब उन्होंने उसे पूरा पी लिया तो वे इस तरह चिल्लाने लगे जैसे उनके भीतर आग लग रही हो। और नहीं, मेहरबानी करके, और नहीं। हैरी ने काढ़े का 10वां गिलास भरा और उसे पात्र की तलहटी छूती हुई महसूस हुई। हम लोग वहां पर पहुंच ही रहे हैं प्रोफेसर, आप इसे पी लें, इसे पी लें। उसने डंबलडोर के कंधों को सहारा दिया और एक बार फिर डंबलडोर ने गिलास खाली कर दिया। हैरी एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने गिलास को दोबारा भर लिया, लेकिन तभी डंबलडोर पहले से भी ज्यादा यातना में चीखने लगे। मैं मरना चाहता हूं, मैं मरना चाहता हूं, इसे बंद कर दो, इसे बंद कर दो, मैं मरना चाहता हूं। इसे पी लीजिए प्रोफेसर, इसे पी लीजिए। डंबलडोर ने जैसे ही पूरा गिलास पिया वे चिल्लाए, मुझे मार डालो, ये वाला मार डालेगा। हैरी ने हाँफते हुए कहा, बस इसे पी लीजिए, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। डंबलडोर ने प्याला खाली कर दिया और उसकी आखिरी बूंद पी ली। फिर तेज खड़खड़ाती हुई आहा भरकर वे चेहरे के बल लोट लगाने लगे। नहीं, हैरी चिल्लाया, जो गिलास को दोबारा भरने के लिए खड़ा हो गया था। इसके बजाय उसने गिलास को पात्र में फेंक दिया और डंबलडोर के पास झुककर उन्हें पीठ के बल लिटा दिया। डंबलडोर का चश्मा तिरछा था, उनका मुंह खुला हुआ था और उनकी आंखें बंद थीं। नहीं, हैरी ने डंबलडोर को हिलाते हुए कहा, नहीं, आप मरे नहीं हैं। आपने कहा था ये जहर नहीं है। जागिए, जागिए, पुनर्जीवित हो। वो चिल्लाया और उसने अपनी छड़ी डंबलडोर के सीने की तरफ की। लाल रोशनी की लहर निकली लेकिन कुछ नहीं हुआ। पुनर्जीवित हो सर, प्लीज। डंबलडोर की पलकें हिली। हैरी का दिल उछलने लगा। सर, क्या आप? पानी, डंबलडोर ने बहुत धीमी आवाज में कहा। पानी? हैरी हाँफते हुए बोला, हाँ हाँ। उछलकर खड़ा हुआ और उसने उस गिलास को उठा लिया जिसे उसने पात्र में डाला था। उसका ध्यान इस तरफ नहीं गया कि उसके नीचे एक सुनहरा लॉकेट पड़ा हुआ था। जलधारा, वो चिल्लाया और गिलास की तरफ छड़ी दिखाकर उसमें पानी भरने की कोशिश की। गिलास में साफ पानी भर गया। हैरी डंबलडोर के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने उनका सिर उठाया और गिलास उनके होठों तक ले गया, लेकिन वो खाली था। डंबलडोर कराहे और हाँफने लगे, लेकिन अभी तो पानी था। ठहरिए, जलधारा। हैरी ने एक बार फिर प्याली की तरफ छड़ी दिखाई। एक बार फिर एक पल के लिए उसमें साफ पानी चमकने लगा, लेकिन जब वो उसे डंबलडोर के मुंह के पास लाया तो पानी दोबारा ओझल हो गया। सर, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, हैरी हताशा में बोला, लेकिन उसे नहीं लगता था कि डंबलडोर उसकी बात सुन सकते हैं। वे एक तरफ को लुढ़क गए थे और तेज तेज सांसें ले रहे थे, जैसे बहुत यातना में हो।
जलधारा, जलधारा, जलधारा। गिलास दोबारा भर गया और खाली हो गया। अब डंबलडोर की सांस धीमी होती जा रही थी। हैरी का दिमाग दहशत में घूम रहा था। वो जानता था कि पानी लाने का अब एक ही रास्ता था, वही जिसकी वोल्डेमार्ट ने योजना बनाई थी। उसने खुद को चट्टान के कोने पर उछाल दिया और गिलास झील में डाल दिया। बर्फीला पानी उसमें पूरा भर गया और ओझल नहीं हुआ। सर, ये लीजिए, हैरी चिल्लाया और आगे झुकते हुए उसने पानी डंबलडोर के चेहरे पर बेढंगे तरीके से डाल दिया। वो इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके दूसरे हाथ में, जिसमें वो गिलास नहीं पकड़े था, जो बर्फीली ठंडक थी, वो पानी की नहीं थी। एक चिपचिपे सफेद हाथ ने हैरी की कलाई पकड़ ली थी और उसे धीरे धीरे चट्टान से पीछे की ओर खींच रहा था। अब झील की सतह आईने जैसी साफ नहीं थी, ये घुमड़ रही थी। हैरी जहां भी देख रहा था उसे काले पानी में से सफेद सिर और हाथ बाहर निकलते दिख रहे थे। आदमी, औरतें और बच्चे, जिनकी धसी हुई बेजान आंखें चट्टान की तरफ हिल रही थीं। काले पानी से मुर्दों की सेना बाहर निकल रही थी। पूर्ण शरीर बंधन, हैरी चिल्लाया और टापू की चिकनी भीगी सतह को पकड़े रखने के लिए जूझने लगा। जब उसने उस सजीव लाश की तरफ छड़ी की जिसने उसका हाथ पकड़ रखा था, सजीव लाश ने उसे छोड़ दिया और छपाक के साथ पानी में गिर गई। हैरी अपने पैरों पर खड़ा हुआ, लेकिन कई और सजीव लाशें अब चट्टान पर चढ़ रही थीं और उनके दुबले हाथ इसकी फिसलन भरी सतह को पकड़ रहे थे। उनकी सूनी धुंध भरी आंखें उस पर टिकी थीं और उनके पीछे पानी से भरे भीगे चिथड़े लहरा रहे थे। उनके धंसे हुए चेहरे भद्दे ढंग से मुस्कुरा रहे थे। पूर्ण शरीर बंधन। हैरी दोबारा गरजा और अपनी छड़ी हवा में लहराते हुए पीछे हटा। इससे 6-7 लाशें गिर गईं, लेकिन इसके बावजूद उसकी तरफ बहुत सारी सजीव लाशें चली आ रही थीं। बाधितों, बंधनों। उनमें से कुछ लड़खड़ाए, उनमें से 1-2 रस्सियों में बंध गए, लेकिन उनके पीछे से आ रही सजीव लाशें बाकी लाशों को लांघ कर आ गईं। अब भी हवा में अपनी छड़ी घुमाते हुए हैरी चिल्लाया, सेक्टम सेम्परा, सेक्टम सेम्परा। हालांकि उनके गीले चित्रों और बर्फीली चमड़ी में गहरे घाव हो गए, लेकिन उनके भीतर कोई खून ही नहीं था जो निकलता। सजीव लाशें बिना कुछ महसूस किए आगे बढ़ीं। उनके सिकुड़े हुए हाथ उसकी तरफ फैले हुए थे। जब वो और पीछे हटा तो उसे पीछे से अपने चारों तरफ बाहें कसती हुई महसूस हुई। पतले मांसविहीन हाथ मौत जैसे थे और उसके पैर जमीन से उठ गए। जब वे उसे उठाकर धीरे धीरे पानी की तरफ ले जाने लगी, वो जानता था कि अब वो बच नहीं सकता था। अब उसे डुबा दिया जाएगा और वो वोल्डेमार्ट की विभक्त आत्मा के एक टुकड़े का मृत रक्षक बनकर रह जाएगा। लेकिन तभी अंधेरे में आग प्रकट हो गई। आग का बैंगनी और सुनहरा गोला चट्टान को घेर चुका था, जिससे हैरी को कसकर पकड़ने वाली सजीव लाशें लड़खड़ा कर गिर गईं। वे लपटों के बीच से उसे पानी तक ले जाने की हिम्मत नहीं कर सकती थीं। उन्होंने हैरी को छोड़ दिया। वो जमीन से टकराया, चट्टान पर फिसल कर गिरा, जिससे उसके हाथ छिल गए, लेकिन वो खड़ा हो गया और अपनी छड़ी उठाकर चारों तरफ देखने लगा। डंबलडोर दोबारा खड़े हो चुके थे। वे आसपास की सजीव लाशों जितने ही पीले थे, लेकिन उनसे लंबे भी थे। उनकी आंखों में आग नाच रही थी। उन्होंने अपनी छड़ी किसी मशाल की तरह उठा रखी थी और इसकी नोक से किसी विशाल रस्सी की तरह लपटें निकल रही थीं और गर्मी से उन्हें घेर रही थीं। सजीव लाशें एक दूसरे से टकराईं और अंधों की तरह उस आग से बचने की कोशिश करने लगीं जो उन्हें घेरे हुए थी। डंबलडोर ने पत्थर के पात्र की तलहटी से लॉकेट उठाकर अपनी दुशाले में रख लिया। बिना कुछ बोले उन्होंने हैरी को अपने करीब आने का इशारा किया। लपटों से विचलित सजीव लाशों को ये एहसास ही नहीं हुआ कि उनके शिकार जा रहे थे। डंबलडोर हैरी को नाव तक ले गए और आग का गोला उनके साथ ही चारों तरफ घूमता रहा। चकराई हुई सजीव लाशें उनके साथ पानी के कोने तक गईं और फिर कृतज्ञता से पानी में लौट गईं। हैरी का पूरा शरीर कांप रहा था। एक पल के लिए तो उसे लगा कि डंबलडोर नाव में नहीं चढ़ पाएंगे। इसकी कोशिश करते समय वे थोड़ा लड़खड़ाए। उनकी सारी शक्ति तो सुरक्षात्मक लपटों के घेरे को उनके चारों तरफ बनाए रखने में लग रही थी। हैरी ने उन्हें पकड़कर उनकी जगह पर बैठा दिया। एक बार फिर वे उसके भीतर सुरक्षित और ठसाठस बैठ गए। नाव काले पानी के पार चट्टान से दूर जाने लगी। आग का गोला उन्हें घेरे हुए था
और ऐसा लग रहा था कि नीचे मंडरा रही सजीव लाशें सतह पर आने की हिम्मत नहीं कर सकती थीं। सर, हैरी ने हाँफते हुए कहा, सर, मैं आग के बारे में भूल गया था। लाशें मेरी तरफ आ रही थीं और मैं दहशत में आ गया। समझ में आता है, डंबलडोर बुदबुदाए। हैरी ये सुनकर दहशत में आ गया कि उनकी आवाज कितनी धीमी थी। वे किनारे से हल्के से टकराए। हैरी उछलकर उतरा, फिर डंबलडोर की मदद करने के लिए जल्दी से मुड़ा। जिस पल डंबलडोर किनारे पर पहुंचे, उन्होंने अपने छड़ी वाले हाथ को गिर जाने दिया। आग का गोला गायब हो गया, लेकिन सजीव लाशें पानी में से दोबारा प्रकट नहीं हुई। छोटी नाव छन्न की आवाज करती हुई दोबारा पानी में डूब गई। इसकी जंजीर भी दोबारा झील में चली गई। डंबलडोर ने एक लंबी आह भरी और गुफा की दीवार से टिक गए। मैं कमजोर हूं, उन्होंने कहा। चिंता मत कीजिए सर, हैरी ने तुरंत कहा। वो डंबलडोर के चेहरे के अत्यधिक पीलेपन और थकान से चिंतित था। चिंता मत कीजिए, मैं अकेले ही हम दोनों को ले चलूंगा। मेरा सहारा ले लीजिए सर। हैरी ने डंबलडोर के सही सलामत हाथ को अपने कंधों पर रख लिया। वो उन्हें सहारा देकर झील के पास से ले गया। वो उनका ज्यादातर वजन उठा रहा था। सुरक्षा आखिरकार बहुत अच्छी थी। डंबलडोर ने धीरे से कहा, एक अकेला यह काम नहीं कर सकता। तुमने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा, हैरी। अभी भूलिए मत, हैरी ने कहा। उसे डर लग रहा था कि डंबलडोर की आवाज कितनी लड़खड़ा रही थी। उनके पैर कितनी मुश्किल से उठ रहे थे। अपनी ताकत बचाइए सर, हम लोग जल्दी यहां से बाहर निकल जाएंगे। मेहराबदार रास्ता दोबारा बंद हो गया होगा। मेरा चाकू, उसकी कोई जरूरत नहीं है। चट्टान पर मेरे हाथ से खून निकल गया था, हैरी ने दृढ़ता से कहा। आप तो मुझे बस इतना बता दें कि कहाँ। यहां। हैरी ने अपनी छिली हुई बांह पत्थर पर पोंछ दी। खून का तोहफा पाने के बाद मेहराबदार रास्ता तत्काल खुल गया। वे बाहरी गुफा को पार कर गए और हैरी ने डंबलडोर को बर्फीले समुद्र के पानी में दोबारा सहारा दिया। चट्टान की दरार में दोबारा पानी भर चुका था। सब ठीक हो जाएगा सर, हैरी बार बार कहता रहा। वो अब डंबलडोर की खामोशी के कारण बहुत ज्यादा चिंतित था। इतना तो वो कुछ देर पहले उनकी कमजोर आवाज से भी नहीं हुआ था। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। मैं दोनों को अंतर्ध्यान करके ले जा सकता हूं, चिंता मत कीजिए। चिंता की क्या बात है हैरी, डंबलडोर ने कहा। बर्फीले पानी के बावजूद उनकी आवाज अब पहले से थोड़ी ज्यादा सशक्त थी। आखिर तुम मेरे साथ हो।